माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण का अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे के जितने भी खंड हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला खंड है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता ही है कि आयत कैसा होता है। तो इसकी जो बीमा होती है लंबाई चौड़ाई, देखिए ये भुजा आपकी लंबाई होती है जो बड़ी भुजा होती है, और ये आपकी चौड़ाई होती है। आयताकार कुछ इस तरह से होता है, लंबाई चौड़ाई। क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है इसके पूरे हिस्से अंदर का एरिया वो आपका 528, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका एरिया जो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई को अपने हिसाब से मानने हैं। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे जब हमें चौड़ाई नहीं पता है तो हम कैसे लंबाई को हम दोगुना से एक अधिक करेंगे। देखें यहाँ पे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो चौड़ाई सबसे पहले नहीं पता है तो उसको मान लेंगे। तो जैसे मान लिया हमने चौड़ाई को अगर हम x मान रहे हैं, तो क्या लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से अधिक होगा। चौड़ाई जो है x मान लिया गया, तो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो जो लंबाई है दोगुने से कितना हो जाएगा, दोगुने से चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक होगा, एक अधिक होगा। ध्यान देखें, तो इसका गुणा करेंगे 2x, एक 2x का 2x हो जाएगा +1, तो कुछ इस तरह से हो गया 2x + 1, ये आपकी लंबाई हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे। चलिए लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड का, बहुत सरल सवाल होता है सब, भूखंड की चौड़ाई। सबसे पहले हम लोग चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि जब चौड़ाई पता रहेगी तब तब हम लंबाई उसको कर सकते हैं। चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मीटर, ये मानेंगे। और लंबाई क्या होगी, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई x है, x के दोगुने से वो भी कितना अधिक है, एक अधिक। अधिक के लिए आप प्लस का यूज करेंगे और कम के लिए माइनस का यूज करेंगे। तो x का 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और +1, ये आपकी हो गई लंबाई, और भी मीटर में आएगी। लंबाई चौड़ाई दोनों मीटर में, जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी से एक अधिक है। और क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, जो क्षेत्रफल है वो हमें मिला हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ से हम लोग करेंगे। आपको पता है कि आयत है, इसमें लंबाई चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल भी दिया है, तो हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। चलिए, हम जानते क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हम इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है। तो आप बताएं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो इसके जगह पे हम लोग आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो कितना दिया है, 528। इसको हम लोग समीकरण में बना रहे हैं अभी, बराबर। लंबाई को हम क्या माना गया है, चौड़ाई हमारी x थी तो लंबाई दूना से एक अधिक थी, तो इसका हो जाएगा लंबाई 2x + 1 हमने माना है। और गुणा में आप कोष्टक बना देंगे तब भी चल जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, x माने हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से गुणा करा के हम इसको दो घात समीकरण बना लेंगे। चलिए, 528 यहाँ हो जाएगा, बराबर है x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², और x से करने x हो जाएगा। हमने 2 से गुणा किया। अब हमें इसको समीकरण में बना लेना है, द्विघात समीकरण जो है तीनों पद a b c एक तरफ और उधर दाएं तरफ 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सबको इधर ही उठा के लेके आएँ तो आपका हमारा समीकरण कुछ इस तरह होगा, 2x² + x। ये देखिए इधर हमने कर दिया, 528 धन में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 528, और इसकी जगह पे हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ऐसे
हमने दाहिनी तरफ सबको ले लिया है उठा के, 528 माइनस प्लस में था, इधर माइनस आया, 0 हो गया। तो हमारा कुछ इस तरह से दो घात समीकरण बन गया, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब इसी को क्या कर लेंगे, चाहे जिस विधि से, द्विघात समीकरण हल करने के 3 विधि हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र द्वारा। किसी भी विधि से आप लोग x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई को x माने उस पर आप लोग मान रख लेंगे। तो चलिए अगर हम इसका फैक्टर करें तब भी कर सकते हैं। फैक्टर करने के लिए देखिए यहाँ पे 528 है, यहाँ 2 है, इनका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई यहाँ पे ए बी, इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि a इंटू बी और a प्लस माइनस बी एक गुणनखंड विधि से हल होता है। अगर गुणनखंड विधि से देखा जाए 2 है और 528, तो 528 का 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1056। तो a गुणे b हो गया 1056, वो भी माइनस के साथ हो जाएगा। चलिए, और जो a प्लस बी है वो बीच वाली राशि होती है, 1 होती है। यही काम आपको हल करना है। द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है आपको इतना सीखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे रफ कार्य कर रहे हैं इधर। चलिए 1056 का फैक्टर कर लेंगे और उसको हमें 1 के रूप में तोड़ना है। चलिए 1056 जो है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 होगा। 2 यहाँ से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 छक्के 12, एक बचा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसको हम यहाँ खींच दें, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 ग्रहिया में आपका 33 हो जाएगा और 11 करने 11 हो जाएगा। इस तरह से आपका 1056 का फैक्टर हो गया है। अब 1056 के फैक्टर को हम इस तरह बनाना है कि वह जोड़ने या घटाने पे इस तरह से सेट करें कि वह 1 हो, क्योंकि x का जो गुणांक है 1 है। तो कैसे बनाएंगे देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 एक कर लें और 11 तिया 33 एक कर लें। तो 32 और 33 का गुणा करेंगे तो 1056 होगा, और 33 में से जब 32 घटाएंगे तो आपको 1x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें 2 मध्य पद में तोड़ना है बीच को। तो क्या करेंगे, पहला वाला पद उससे लिख लेते हैं, को पता है 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 1x को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33x माइनस 32x। ये हो गया, 1x को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 33x माइनस 32x। 33x में से 32x जाएगा, 1x हो जाएगा, और लास्ट में लिखा माइनस 528 बराबर 0। हमने क्यों यहाँ 33 और 32 लिया, आप चाहते तो 5x में से 4x घटाते तब भी 1x होता, 3x में से 2x घटाते तब भी 1x होता, लेकिन हमें दोनों चीज़ें फॉलो करनी हैं। इनका गुणनफल 1056 हो, अगर हम 33 में 32 से गुणा कराएंगे तो आपका 1056 हो जाएगा, और 33x में से 32x घटाएंगे तो 1x प्राप्त होगा। इसलिए हमने 33x और 32x को लिया इस तरह सेट करके। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो इन दोनों में देखें कॉमन तो x मिलेगा, बचेगा क्या 2, x पे 2 पावर 1 x निकल के बचा x, यहाँ पे x निकल चुका है, 33 बचा, ये बंद हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए, अगर प्लस होता तो प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 32 कॉमन ले लेंगे। देखिए 32 से अगर कटने वाला है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो फिर आगे दूसरा कुछ देखेंगे। हमें ऐसा फैक्टर करना है ताकि ये जो ब्रैकेट्स में सेम चीज आए, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 33 है तो इसका भी जो है गुणनखंड में 2x प्लस 33 हो, तब तो आपका गुणनखंड सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ 32 को हमें बनाना है 2x में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 कॉमन ले लेंगे। 16 कॉमन इसलिए लेंगे ताकि 16 से जब भाग देंगे 32 में तो हमें 2x प्राप्त हो। तो 16x कॉमन लिए तो 16 से भाग देंगे 32 में 2 आएगा, x आ जाएगा, 16 दूनी 32x, यहाँ भी 2x हो गया। यहाँ माइनस जब कॉमन होता है तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों, ताकि माइनस का अगर हम प्लस में गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, माइनस, इसके बराबर हो गया। अब 16 से भाग देंगे 528 में तो 16 तिया 48, बचा 4, फिर 48 हो गया, तो 16 तिया 48 आ गया बराबर 0। इसको हमने ग्राफ फायर किया था, इसको इसे घेर देंगे। अब हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ें, 2x प्लस 33, 2x प्लस 33। तो क्या करेंगे, 2 बार आया तो हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे, 2x प्लस 33 लिख दिया हमने। और एक ब्रैकेट्स में जो कॉमन लिया गया है x माइनस 16, x माइनस बराबर 0।
तो देखें इसके भी बराबर जीरो और इसके भी बराबर, इन दोनों का गुणनफल जीरो प्राप्त होता है, तो हम दोनों के बराबर जीरो लिख सकते हैं। यदि हम पहले वाले के बराबर जीरो लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यदि पहला गुणनखंड 2x + 33 बराबर जीरो, तो क्या होगा, 2x बराबर +33 है तो उधर जाएगा -33 हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालें तो 2 गुणा में है, बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा -33/2। एक मान तो x का ये हो गया। यदि यहाँ से अगर देखें दूसरे वाले को लेके, यदि x -16 बराबर जीरो, तो क्या होता है, x बराबर -16 से उधर जाएगा +16, तो x बराबर 16। ऋणात्मक वाला हम मान नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें चाहे जो लंबाई हो, चौड़ाई हो, मीटर, रुपया जो भी हो, हम ऋणात्मक मान को हटा लेते हैं। बस हमें क्या लेना होता है, धनात्मक मान लेना होता है। तो x का जो धनात्मक मान आया वही लिखेंगे धनात्मक संख्या लेने पर हमें सिर्फ धनात्मक लेना है। अगर दो वैल्यू निकलते हैं x के, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो हमें हमेशा जो है धनात्मक वैल्यू मानना होगा। x का मान आया 16, तो x को आप लोग क्या माने हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जो x का मान आया है 16 आया है, तो आपने x को क्या माना है, चौड़ाई माना है। तो x का जो वैल्यू होगा वो चौड़ाई होगा। x का मान 16 आ गया तो चौड़ाई 16 मीटर हो गई। लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, तो अगर हम 16 में 2 गुना से गुणा करें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 32 में 1 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। तो लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई आपकी 16 मीटर, यही आपको बताना था। तो लास्ट में हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे, अतः चौड़ाई आपकी हो जाएगी x मीटर, x का मान हो जाएगा आपका 16 आया है, 16 मीटर हो गई। और जो है लंबाई जो है 2 गुने से जो है 1 अधिक थी, तो आपका लंबाई s कुछ इस तरह सा 2x + 1, इसमें मान रख दें। 2 गुणे x का मान हो गया 16 + 1, तो 16 दूनी 32, अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 33 मीटर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही तो आपको दोनों बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाली, एक के बाद एक आने वाली, जैसे एक के बाद क्या गया 2 आ गया, 2 के बाद 3 आता है। क्रम से आने वाली संख्याएं जो है क्रमागत संख्या होती हैं। लेकिन अगर हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है तो क्रमागत संख्याओं को हम लोग कुछ इस तरह मानेंगे। देखें, माना पहली क्रमागत संख्या क्रमागत संख्या, ऐसे ही आपको मानना है, बहुत सिंपल सा है। पहली क्रमागत संख्या को आप लोग x मानेंगे। ठीक है, अब दूसरी, अगर 2 संख्या लेना है तो दूसरी क्रमागत संख्या में इसमें आप जोड़ेंगे क्रमागत संख्या। देखें यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 0 जुड़ा हुआ है, चाहे आप 0 लिखें या ना लिखें, 0 जुड़ा है। अब x में, अब 0 के बाद दूसरी क्रम से अगर जोड़ें तो क्या x के बाद क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। यहाँ पे x में +0 जुड़ा गया है, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे +1 है, 0 है, 0 के बाद क्रम से क्या आता है, 1 आता है। x तो रहेगा ही, उसके साथ क्रमागत ऐसे जुड़ेगा। अगर तीसरी क्रमागत होती तो x +2 हो जाता। 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सिर्फ नंबर पर ऐसे क्रम से बढ़ेंगे, लेकिन x जो है साथ साथ उतरता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जितना का है हमें उतने ध्यान देना है। 2 क्रमागत, 2 क्रमागत संख्या हो गई। 3 होता तो x +2 कर देते, क्योंकि 1 के बाद 2 होता। चले, अब हम क्या करेंगे, हमें तो 2 संख्या हमने मान लिया है, अब हमें प्रश्न के अनुसार करना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला जो है x और दूसरा जो है x + 1, इनका गुणनफल, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोष्टक नहीं है तो, कोष्टक के बीच में चिन्ह नहीं है तो गुणा का है। इनका गुणनफल, पहले और दूसरी संख्या जो है क्रमागत, इनका गुणनफल दिया है 306। ठीक, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। x का गुणा x में करेंगे x² हो जाएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा बराबर 306। इसको 2 का समीकरण में क्या कर लेंगे, इधर लेके चले आएंगे, तीनों पदों को एक तरफ कर लेंगे, उधर 0 कर देंगे, x² हो गया प्लस x हो गया, धन 306 है, इधर आएगा बाएं पक्ष में -306 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 0। 2 का समीकरण का व्यापक रूप आप जाने तो व्यापक रूप जो होता है 2 का समीकरण का,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो दो घात समीकरण का यह व्यापक रूप है, तो हमें इसी रूप में समीकरण को, दो घात समीकरण को लिखना है, तो बराबर 0 लाना है। तो सभी चीज़ों को ए बी सी को भी हमें रखना है यहाँ और बराबर 0 कर लेना है। तो हम लोग इस तरह से कुछ रख लिए हैं। चलिए अब इसको फैक्टर कर लेना है, चाहे जिस भी से हल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यहाँ पे एक गुणांक है, यहाँ पे 306, तो 306 करने हो जाएगा 306। थोड़ा सा हम लोग यहाँ रफ कार्य कर लेंगे, 306 का फैक्टर कर लेंगे। देखें 2 से 2 एक करने 2, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ 3 से कटेगा 3 5 15, 3 करने 3, फिर 3 से कटेगा 3 17 में 51 और 17 करने 17 होगा। अब हमें इसी की मदद से जो है इसको मध्य पद में तोड़ना है, यहाँ हमें 1 लाना है, लेकिन 2 पार्टों में। तो यहाँ से देखें 2 3 6, 6 3 18, एक 18 ले लिया जाए और एक ले लिया है 17। 18 में से 17 घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा और 18 में 17 से गुणा करेंगे तो 306 होगा। इस तरह से इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, बीच वाले को x² हो जाएगा। यहाँ एक x को लिखेंगे, 18x में से अब 17x घटा लेंगे। 18x में से 17x घटाएंगे तो 1x मिलेगा, 18 में 17 से गुणा करेंगे तो आपको 306 प्राप्त होगा, बराबर 0। यहाँ पे -306 बराबर 0, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें दो संख्याओं को इस तरह से लेके कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन हमें x मिल जाएगा। यहाँ पे x² है, एक बचेगा x प्लस एक x निकल गया है, बचा 18। चलिए यहाँ माइनस आ गए, माइनस लगा लिया, अगर आगे प्लस होता प्लस लगाते। यहाँ पे हम 17 कॉमन लेंगे, 17 से कट जाएंगे तो x बचेगा। यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। गुणा करके देख लें तो वही आएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो गया। 17 से भाग देंगे 306 में तो क्या आ जाएगा, 17 करने 17 बचेगा आपका। 30 में 17 घटाएंगे तो 13 आएगा और 13 और 6 मिल गए 136, तो 17 बाटे 136 हो गया, बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ें हैं, देख रहे हैं x + 18 x + 18, तो दो बार जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग एक बार लिखते हैं और एक बार एक ब्रैकेट्स में उसको लिखते हैं जो कॉमन हमने लिया है, x - 17 बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों गुणनफल के बराबर 0 आया, तो इसकी भी बराबर 0 ले सकते हैं, इसके भी बराबर 0 ले सकते हैं। अगर हम पहले वाले के बराबर 0 लेते हैं, देखें यदि पहला जो है x + 18 लेकिन हम 0 लेते हैं तो क्या हो रहा है, x बराबर -18 तो जाएगा -18। एक मान तो इसका आया, ऋणात्मक मान आया। दूसरा लेके चलते हैं, यदि x - 17 बराबर 0 तो -17 उधर जाएगा तो हो जाएगा +17, तो धनात्मक मान जो आया +17 है। तो हमें हमेशा जो है धनात्मक मान लेना है, तो लिखेंगे धनात्मक अंक लेने पे या संख्या लेने पे, संख्या लेने पर हमें हमेशा जो है धनात्मक संख्या लेना है। x का वैल्यू क्या मिला, धनात्मक 17, तो हमने x को क्या माना है, पहली संख्या माना है, तो पहली संख्या 17 हो जाएगी। दूसरी संख्या एक अधिक है तो 17 का 18, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यह हमें दोनों संख्या निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। अतः पहली क्रमागत संख्या जो हो जाएगी, x की वैल्यू पहली क्रमागत संख्या हो गई, पहली संख्या मिल गई हमें 17 और दूसरी संख्या मिल गई x + 1 थी, x + 1 थी तो 17 आया, 17 में हम 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। ठीक है, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या 18, इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 306, तो 17 और 18 गुणा कर देंगे तो 306 ही प्राप्त होगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला देखें, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उम्र संबंधी सवाल है, बहुत ही आसान होता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों की उम्र मानना होगा, रोहन की उम्र और रोहन की माँ की उम्र। तो चलें यहाँ पे माना, किसकी उम्र पता है किसकी नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। जिसकी उम्र नहीं पता है उसको मानना पड़ेगा। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की उम्र जो है नहीं दिया है, तो कैसे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें रोहन की उम्र निकालनी होगी, तब तो हम उसकी माँ में हम 26 वर्ष बड़ा कर सकते हैं। तो माना रोहन की उम्र
रोहन की उम्र, उम्र लिखे हैं, आयु लिखे हैं, कोई बात नहीं है, क्या है, रोहन की उम्र मान लें x, उम्र होता है वर्ष में। अब उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र। तो माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी के लिए प्लस और कम के लिए माइनस। तो रोहन जो है उसका x है, उसकी माता 26 वर्ष से उससे बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी करने के लिए x + 26 कर देंगे। ठीक है, ये उम्र होता है वर्ष में। अब फिर क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन और उसकी माँ की आयु जो है उसका गुणनफल, यानी गुणा करने पे अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए इसमें एक कंडीशन और है कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 306 हो जा रही है। तो 3 वर्ष पश्चात में बाद होता है, तो इनका इन दोनों की उम्र 3 वर्ष पश्चात निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात बाद वाली उम्र निकालेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दिया है 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात में हमें क्या करना है, दोनों की उम्र निकालना है, रोहन की उम्र ठीक है और रोहन की माँ की उम्र। चले, रोहन की जो ये सब वर्तमान उम्र है, जो ऊपर लिखा है इसको लिखना चाहिए कि माना रोहन की वर्तमान उम्र, उसकी माँ की वर्तमान उम्र x + 26, ये वर्तमान में है। जब 3 वर्ष पश्चात कहा जाएगा तो दोनों की उम्र में जो है 3 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। तो रोहन की उम्र वर्तमान कितनी थी, x थी, और 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद x + 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक, और रोहन की माँ की जो वर्तमान उम्र थी x + 26 थी, लेकिन अगर 3 वर्ष पश्चात की बात की तो इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से x + 26 में 3 जोड़ेंगे तो x + 29 हो जाएगा। ये हो गई 3 वर्ष पश्चात, ये हो गई कंडीशन। अब प्रश्नानुसार जो शर्त कर रहा है उसको करें। हाँ, एक बात ध्यान देना है, पश्चात और बाद में जोड़ता है और पूर्व पहले जो कहते हैं उसमें घट जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। तो अब से 3 वर्ष पश्चात जो उनका गुणनफल है, पहले देखें तो 3 वर्ष पश्चात दोनों उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3 है रोहन की और उसकी माँ की हो गई x + 29। इनके आयु का गुणनफल गुणा हो रहा है, इनकी आयु का जो गुणनफल होगा 3 वर्ष पश्चात वो हो जाएगा 360 हो जा रहा है। यही प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा 360, लेकिन कब होगा 360, 3 वर्ष पश्चात वाली उम्र। तो 3 वर्ष पश्चात इनकी उम्र कितनी है, x + 3 x + 29, इनका गुणनफल जो होगा 3 वर्ष पश्चात वो हो जाएगा 360। अब समीकरण इससे बनाएं, गुणा करेंगे x का, दोनों में होगा, x का गुणा करेंगे तो x + 29 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 से गुणा करेंगे x + 29 में, गुणा करने आपको आना चाहिए, 360 हो जा रहा है। चलिए x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, x का 29 में गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। इधर वाला देखें, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा और 29 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 के साथ हाथ से लाया 2, 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर 360। अब हमें द्विघात समीकरण के रूप में बना लेना है। यहाँ पे x² हो गया, 29x और 3x सजाती पद, इसको जोड़ लेंगे तो 32x हो जाएगा। अब देखें, अब सभी नंबर को अचर पद को बाईं तरफ लाना है और दाहिनी ओर हमें 0 कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 87 है, ये + 360 है, बाईं तरफ आएगा तो -360 हो जाएगा और उधर कर लेना है 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें बराबर 0 लाना है। अब इसको इस तरह लिखेंगे x² + 32x, 360 में से 87 घटाएं, 10 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा आपका 3, ये बचा 5 क्योंकि उधार दिया इसको, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब बचेगा ये 2, चूँकि कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है, बराबर 0 हो गया। अब ए मान हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें 2 पार्टों में तोड़ लेना और फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे फैक्टर करने के लिए। चलिए, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 273 है, तो 273 करने 273 होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड किससे जाएगा, 273 किससे कटेगा, इनका योगफल अगर 3 से कटता है तो 273 भी 3 से कट जाएगा। इनको जोड़ें, 3 7 10 2 12, 12 जो है 3 से कटता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 3। अब 91, 13 7 91 होता है, आपको पता है, 13 7 91 और 7 1 7। ये जो है इसका फैक्टर हो चुका है, लेकिन हमें लाना है 32 में। इसको हमें ऐसे सेट कर लेना है ताकि बीच वाला जो है 32x आ जाए। तो अगर देखें 13 तियाँ, देखिए अगर 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 तियाँ हो जाएगा आपका 39, एक साथ कर लिए। और बी को यहाँ में हमने लिया 7 ले लिया, ये 13 तियाँ 39 हो गया और बी वाला बचा 7। अगर हम 39 में से 7 को माइनस कर दें तो आपको 32 प्राप्त होगा। 39 में से 7 जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर हम 39 में 7 से गुणा कर दें तो 273 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई। तो चलें, इसको हमें बीच वाले मध्य पद को तोड़ना है, वो भी 39 और 7 के रूप में। तो पहला हम वैसे नोट कर लेते हैं, पहला और अंतिम में कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले को ही तोड़ना होता है, x²। अब 32x को क्या कर लेना है, 39x में से 7x निकाल लिए। देखिए 39x माइनस 7x, 39x में 7x जाएगा तो आपको 32x प्राप्त होगा, और 39 में 7 से गुणा करेंगे 273 प्राप्त होगा। लास्ट में मिल गया 273। चलिए अब यहाँ पे देखें 4 पद हो गए, 2 पद को एक साथ लेके कॉमन ले लेंगे। इनमें क्या कॉमन मिलेगा, तो आप देखते हैं कि x कॉमन है, यहाँ पे 2 पावर 1 निकल गया, बचा x प्लस x निकल चुका है, 39 हो गया। यहाँ माइनस लगा दिया जाए। यहाँ देखें 7 कॉमन है, क्योंकि 7 से कट जाएंगे संख्या, क्योंकि 7 से देखें डिवाइड हुआ है। 7 कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा x। माइनस कॉमन है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, अगर ये माइनस होता है तो प्लस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेते। कब कर लेते, अगर माइनस में कॉमन है। 7 से भाग देंगे 273 में, तो 7 से भाग देंगे 27 में, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होगा। बचेगा क्या, 6 बचेगा, और 6 3 मिलकर 63 होगा, तो 7 9 63 बराबर हो गया 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज़ें, x प्लस 39, तो एक ब्रैकेट में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं एक ही बार, जो 2 बार मिलता है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो कॉमन हमने लिया है, x माइनस 7 बराबर 0 हो गया। अब देखें इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, तो दोनों के बराबर हम लोग 0 रख के चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले वाले के फैक्टर में, यदि पहला x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 39 है, उधर माइनस 39 हो जाएगा, एक मान तो आपका ऋणात्मक प्राप्त हुआ। दूसरा देखते हैं, यदि x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 7 होगा। तो हमें हमेशा जो है धनात्मक अंक लेना है, तो धनात्मक अंक लिखेंगे। धनात्मक अंक लेने पर x का वैल्यू कितना मिला, 7 मिला। तो जो आप x माने हैं उसको 7 रखें। आप देख रहे हैं कि जो x है वो रोहन की उम्र है, x का वैल्यू 7 आया है, तो रोहन की जो उम्र है 7 वर्ष, और रोहन की माता 26 बड़ी है, तो 7 में 26 जोड़ेंगे तो 26 7 33 हो जाएगा, तो रोहन की माँ की उम्र 33 वर्ष हो जाएगी। वही चीज़ हमें लिख लेना है, लिखेंगे अतः रोहन की उम्र, जो वर्तमान उम्र है, रोहन की उम्र, x का वैल्यू रोहन की उम्र है, x का वैल्यू क्या है, 7 आया है, उम्र होता है वर्ष में, तो रोहन की उम्र हो गई 7 वर्ष, और रोहन की माँ 26 बड़ी है, रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र को क्या माना गया है, x प्लस 26 माना है, x में x का मान आया 7 और इसमें 26 जोड़ दें तो 26 7 क्या हो जाएगा, 33 वर्ष। तो जो है इससे 26 बड़ी हैं, तो ये दोनों रियल मान पता चल गए दोनों के, कि रोहन की उम्र हो गई 7 वर्ष और रोहन की माँ की उम्र 33 वर्ष। ये आपका आंसर निकल गया। अब इस प्रश्नावली का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखें रेलगाड़ी जो है वो जो उससे चली गई जो दूरी है वो टोटल 480 किलोमीटर है। यदि अगर वो चाल कल्पना किया जा रहा है, यदि उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो समय 3 घंटे अधिक लगती। ठीक है,
क्योंकि जब चाल कम होगी तो ऑटोमेटिक है जो है कि समय कम लगेगा, और चाल अधिक होगा तो समय जो है कम लग जाएगा, और चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे देखें, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x मानेंगे, उस चाल को लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में हो, जो भी हो उसको लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसलिए हम लोग इसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हमने माना है। और कुल तय की गई दूरी 480 किलोमीटर चलना है। तय की गई दूरी मतलब चली गई दूरी, टोटल कितनी डिस्टेंस है, इसको 480 किलोमीटर तय करना है। अगर एक कल्पना कर रहा है कि अगर जो है 8 किलोमीटर चाल प्रति घंटा चाल कम कर देती तो समय 3 घंटे अधिक लगती। जो टाइम दिया है, टाइम ड्यूरेशन, समय t, वो कुल दिया है 3 घंटे का। अंतर घंटे को h आवर कर देंगे। चले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समय दिया है तो हम लोग समय का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। आपको पता है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटी चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है जो कई रूपों में बदल जाता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बदलता है। इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है। अब देखिए कंडीशन क्या लग रहा है कि इसी पे चाहे दूरी बटे चाल बराबर समय कहें या समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल बराबर समय कर लें, इस तरह से कर लें तो आपका बेहतर होगा। दूरी कितना है, इसी फार्मूले पर आप पुट कर देंगे मान को। दूरी है आपका टोटल 480 किलोमीटर, ये आपका प्रश्नानुसार हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलें, दूरी हो गई 480 किलोमीटर की, और चाल क्या आपने माना है, x माना है। ठीक है, चाल क्या माना है, x। एक तो a हो गया, x हो गया। लेकिन अगर फिर बात कहा जा रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम के लिए क्या करेंगे, चाल में से हम क्या करेंगे, 8 कम कर दे रहे हैं। जब 8 कम कर दे रहे हैं तो उसी दूरी को, इसी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो इसका चाल है उसमें जो है कितना कम लग रहा है, 3 घंटे अधिक लेता है। एक बार फिर से देख लें कि समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी तो आपका वही है 480 किलोमीटर, चाल x हमने माना था। लेकिन कह रहा है कल्पना करके कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम के लिए माइनस कर दिया 8, अधिक होता तो 8, जब कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो दूरी वही हो, तो उसी दूरी यानी वही जो दूरी थी 480 किलोमीटर की दूरी, और x चाल हमने माना था, उससे तय करने में तो 3 घंटे अधिक लेते। अधिक के लिए क्या होता, यहाँ पे 3 कर लेता। इस तरह से आप कर सकते हैं, या एक तरीके से और भी समीकरण को आप लिख सकते हैं कि दोनों चाल में, दोनों समय में इसी दूरी को तय करने में जो समय लगा चाल, यहाँ दोनों के समय में जो अंतर हो रहा है वो 3 घंटे का। अगर हम जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर देते हैं तो समय जो है 3 घंटा अधिक लगता है। यानी दोनों जो समय है, दोनों दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उसमें जो समय का जो अंतर हो रहा है वो 3 घंटे का। तो इस तरह से भी समीकरण हम लिख सकते हैं कि 480 हो गया आपका x माइनस 60। 480 किलोमीटर की दूरी को x चाल से चल रहे थे, अगर हमने चाल को कम कर दिया तो जो है इन दोनों चालों का जो समय मिला 480 का, अगर हम x से चलते, अपन नियत चाल से चलते, और उस दोनों, एक हमारी नियत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक चाल जो है कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पे जो आता, इनका अंतर कितने घंटे का हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल समय है, और समय का जो अंतर हो रहा है
वो 3 हो रहा है। कितना हो रहा है वो, देखें वो 3 हो जा रहा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दोनों में, इस तरह से समीकरण को 480/x-8 माइनस 480 बराबर 3, यानी दोनों समय का जो अंतर आ रहा है 3 घंटे का है। या ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो नियत चाल जो होगी उससे 3 घंटा अधिक लग रहा है समय से। इस तरह से दोनों समीकरण को कर सकते हैं। चलिए पक्षांतर हम कर देंगे, इसको ही कर दें। तो 480/x-8, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 480/x बराबर 3। अब भिन्न का ये हो गया घटाना, इसको हम लोग हल कर लेंगे। चलिए यहाँ इसका लसा वही होगा क्योंकि ये सब बीजी पद में है। x हमने ऐसे लिख दिया, x - 8, इन दोनों हर का जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इसका लसा होगा। अब 8 - x से 8 - x में भाग देंगे, x - 8 में x - 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा x का गुणा 4 में कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, तिरछा गुणा करा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी हो जाएगा। 480 का x में गुणा करेंगे, 480 गुणे x हो जाएगा। और 480 का 1 गुणा कर दें x - 8 में, x - 8 में तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तब भी आपका काम बन जाएगा। आप लेस वाला रूल अपनाएंगे तब भी वही आएगा। इससे इसमें भाग देंगे बचेगा x का गुणा, इससे इसमें भाग देंगे बचेगा, इसका गुणा कीजिए। अब 480 का जब गुणा x में कर रहे हैं आप तो 480x प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी माइनस 480 का x में गुणा होगा तो 480 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 480 के 8 में गुणा करें, 8 शून्य 0 हो जाएगा, 8 9 64 के तार हंसी लगा 6, 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ भी गुणा कर लें, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा है x का 8 में 8x हो जाएगा बराबर 3। यहाँ देख रहे हैं 480, यहाँ पे देखें 480x था, 480x प्लस के साथ 480x माइनस, ये दो कैंसिल हो गए। अब यहाँ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आप चाहें तो इसके नीचे एक बना सकते हैं, इसका गुणा इसमें करें, 3 का गुणा आप x स्क्वायर माइनस 8x में कर सकते हैं। भिन्न जो है, भिन्न के बीच में अगर बराबर लगा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बराबर इधर बढ़ता है 3840 का 1 गुणा करें तो 3840 हो जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर। अब देखें इसका गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3/24x हो जाएगा बराबर 3840 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इधर लेके आना है, उधर 0 करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस वाले में है तो इसलिए इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3840 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है क्योंकि 3 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो 3 कॉमन अगर लेंगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 3/24x माइनस 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3/24 0 बराबर 0। और 0 से 3 में हम भाग, यहाँ 3 गुणा में है, अगर बटा में हो जाएगा 0/3 तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका गुणनखंड करना है। यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ पे 1280 है तो 1280 का गुणा 1 में कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रफ कर दें, चलिए हम लोग फैक्टर करेंगे 1280 का, 2 से काटें, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 0 हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 0 आ गया, 2 16 32 हो गया 0 आ गया, 2 8 16 0 आ गया, 2 चौके 8 0 आ गया, 2 बिसैयम 40, 2 दोहैया में 20, 2 पंजे 10 और 5 एकन्नी 5। हमने जो है 1280 का फैक्टर कर लिया है, लेकिन हमें लाना इसको, इस मध्य पद को तोड़ के 8x में, इस तरह से इसको बनाए कि 8x प्राप्त हो। तो चलें थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अगर हम यहाँ 32 लेके चलते हैं, इधर देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 तो हो जाएगा काम हमारा। देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक हो गया आपका 32 के रूप में। अब एक हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, एक 40 के रूप में। 32 और 40 हमने ऐसा क्यों किया है, अगर 32 में 40 में से 32 घटाएंगे तो आपको 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 में ही तोड़ना है, 8 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और 32 में 40 से गुणा करेंगे तो आपका जो है 1280 प्राप्त हो जाएगा। तो मध्य पद को तोड़ने के लिए आप इसको इस तरह से फैक्टर करें, एक 32 एक 40, ताकि हमें 8 प्राप्त होगा और गुणा करने में 1280। तो इस तरह से कर लें,
इसको हटा सकते हैं क्योंकि 3 गुणा में 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप पहले वाले को ऐसे नोट कर लें एक्स स्क्वायर। अब 8x को 32x में से आप 40x घटा दें क्योंकि ऋणात्मक लाना है, तो लिखें 32x और प्लस 40x। ऐसा आपको इसलिए करना है, एक माइनस जब एक प्लस होगा तभी घटेगा। 32x में से 40 जाएगा तो माइनस में प्राप्त करना है, क्योंकि हमें माइनस लाना है। जो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तभी तो माइनस आएगा। और माइनस 1280 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों को एक साथ ले लें। यहाँ पे हमें x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा x माइनस 32 हो जाएगा। यहाँ प्लस कॉमन है, प्लस ले लिया गया। यहाँ पे हम लोग 40 कॉमन लेंगे क्योंकि 40 से कट जाएंगे सभी। 40 हमने कॉमन ले लिया, बचा x माइनस, यहाँ देखें प्लस था तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ माइनस होता तो चिन्ह ये बदल जाता, माइनस से प्लस कर देती है। 4 से भाग देंगे 12 में 3 जाएगा, 4 दूनी 8 और 0 1 कट गया है, 0 0 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में x माइनस 32 तो हमने एक बार लिख लिया x माइनस 32 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 40 बराबर 0। अगर हम यहाँ पे 3 गुणांक भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चाहे तो आगे 3 जो कॉमन लिए हैं आप 3 आगे कॉमन लगा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉमन। और नहीं भी लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर आके 0 ही हो जाएगा। अब देखें x माइनस 32 बराबर 0 रख लें, एक बार x प्लस 40 बराबर 0 रख के चेक कर लें, और x का जो वैल्यू धनात्मक आएगा वही लेंगे हम लोग। चलें, दोनों के फैक्ट गुणनफल हम लेंगे। यदि 3, यहाँ वाला पहला फैक्ट x माइनस 32 बराबर 0 लेके चलते हैं तो क्या होता है, हो जाएगा x माइनस 32 और यहाँ 3 गुणा में है तो 0/3 हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं आप। तो 0/3 मतलब 0, अगर अंश 0 तो भिन्न का तो वो 0 हो जाएगा। x बराबर ये माइनस 32 है तो इधर 0 हो गया है, और ये माइनस 32 से प्लस 32 तो x का मान जो आया वो 32 में 0 जुड़ेंगे 32 आया, ये धन आया, एक मान हो गया। यदि सेकंड वाले को लेके चलते हैं x प्लस 40 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 40 है, उधर जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। तो एक मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ और एक मान धनात्मक। तो ऋणात्मक हमें छोड़ देना है, सिर्फ धनात्मक लेना है। लेकिन धनात्मक अंक लेने पर धनात्मक संख्या लेने पे देखें तो क्या होगा, यहाँ जो x का वैल्यू है धनात्मक में वो 32 आया। तो आपने 32 को क्या माना है, यहाँ से देख सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी आप लोग उसी को x माने हैं, तो जो x का मान आएगा वही रेलगाड़ी की चाल भी होगी। तो अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 32 है तो 32 हो जाएगी। लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल जो है, x का वैल्यू चाल हो जाएगा, x का वैल्यू 32 आया तो 32 हो गया, और चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हमने जो है 4 प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से समझाया। ये प्रश्नावली 4.1 आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। अगर जो भी समस्या आपको आती है आप कमेंट करके बताएं, हम उसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।